देखिए, इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड है। और प्रॉपर्टी लॉ में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। फिर प्रॉपर्टी के कितने अलग अलग तरीके के टाइप्स क्या होते हैं। फिर हमने मूवेबल प्रॉपर्टी और ई मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हासिल की। फिर हमने ये कहा कि जो गुड्स एंड जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। और जो टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो ई मूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। और मैंने आपको डिक्लेरेशन भी दिया था कि आपके लेवल पे इतना जानकारी सफिशियंट है। जब हम हायर स्टडीज में जाते हैं तो कुछ चीज़ें बदलती है, तो हम अभी फिलहाल के लिए उसको छोड़ देते हैं। ये सारी बातें हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखी है। उसके बाद हम बायर और सेलर की बात हमने की कि कौन बेचेगा कौन खरीदेगा, क्या राइट्स होंगे क्या लायबिलिटीज होंगे। ये सब के बारे में हमने इस पूरे चैप्टर में देखा है। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के बारे में हमने बताया कि यदि मैटर पेंडिंग है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो जब तक मैटर पेंडिंग है तब तक आप उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, या फिर उस पर कोई भी आप अलग तरीके से उसको उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में भी हमने बताया, जिसमें हमने ये कहा कि यदि दो या दो से अधिक कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचना है एक ही डीड में, तो उस सिचुएशन में जो खरीदने वाला है वो चाहे सारे चीज़ों को, मतलब दो या दो से अधिक प्रॉपर्टी को एक साथ खरीद सकता है, लेकिन वो एलेक्ट नहीं कर सकता कि मैं एक ही लूंगा बाकी दो नहीं लूंगा, या मैं दो लूंगा बाकी का एक नहीं लूंगा। इस तरीके की चीज़ें उसके पास अलाउ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बात कर ली है। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, वैलिड ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, आखिर क्या ट्रांसफ़र होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ हमने कई बार आपको बताया कि लॉ के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो हम राइट्स की को ट्रांसफ़र करते हैं। और राइट्स कौन कौन से राइट्स हैं, मैंने इसके बारे में भी आपको बता रखा है। जैसे कि पोजेशन का राइट है, जैसे कि ऑनरशिप का राइट है। इन तमाम चीज़ों को मैंने आपको बताया। और मैंने ये भी कहा था कि जब हम लॉ स्टूडेंट के हैसियत से इसको पढ़ते हैं तो हम राइट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी तो खैर कोई भी लेमैन भी समझ सकता है कि वो ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन आखिर क्या होता है ट्रांसफ़र, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो राइट्स होते हैं उसी का ट्रांसफ़र होता है। और उसी को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखा जाता है, क्लॉज के फॉर्म में लिखा जाता है, डीड बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, और इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं। सेल के बारे में बात हो गई थी। फिर लीज के बारे में हमने बताया था कि सेल यदि हम नहीं करते हैं, परमानेंटली हम नहीं बेचना चाहते हैं, तो कुछ पार्टिकुलर पीरियड के लिए हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो लीज के बारे में हमने बताया था। फिर रेंट से इसको मैंने बताया था कि रेंट इसी में आता है। फिर उसके बाद जो है हमने एक्सचेंज की बात की थी। और एक्सचेंज में हमने ये कहा था कि यहाँ पे एक्सचेंज में क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरे प्रॉपर्टी को दे दिया जाता है, या फिर यूं कहें लॉ के दृष्टिकोण से यदि देखें तो कहा जा सकता है कि एक राइट ऑफ ऑनरशिप के बदले दूसरे का राइट जो है ऑनरशिप का वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसके लिए हमें कोई पैसे का कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है। और मैंने इसके साथ साथ ये भी बताया था कि जब भी हम कंसिडरेशन की बात करते हैं तो उसमें यूजुअली हम मनी की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, जिसमें हम एक प्रॉपर्टी किसी से लेते हैं तो उसके एवज में, उसके बदले में हम उसको पैसा देते हैं। लेकिन एक्सचेंज एक इस तरीके का एक अलग तरीके का सेल का टाइप है जिसमें हम पैसे की बात नहीं करते। कंसिडरेशन में हम किसी प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में गिफ्ट के बारे में बताया था। और मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या जब आप अपने फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को आप दे देते हैं कोई गिफ्ट, तो क्या वापस मांग सकते हैं क्या। तो वो वाली चीज़ मैंने आपको बताया था, याद भी होगा आपको। एक रिसेंट केस था जिसमें एक बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से गिफ्ट वापस करने की मांग करी थी, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और इस तरीके से मैंने ये बताया था कि गिफ्ट जो है उसमें विदाउट कंसिडरेशन होता है। मतलब कंसिडरेशन नहीं होता है, पैसा हम नहीं देते हैं, कोई भी गिफ्ट हमें देता है उसके बदले में हम पैसा नहीं देते हैं। ठीक है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद एक छोटा सा ये रफ डायग्राम था, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो ये एक होलिस्टिक पिक्चर आपको ऑलरेडी बन गया है इस चैप्टर का कि आखिर प्रॉपर्टी लॉ में क्या पढ़ा जाता है, इसके बारे में जानकारी आपके पास है। इतनी जानकारी है जिससे आपका जो एग्जामिनेशन लेवल का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। और बाकी के लिए आपको जब लॉ में आ जाएंगे उसके बाद आप इसको डीपली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
उसके बाद एक और जो चैप्टर अभी बचता है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये भी एक प्रॉपर्टी का टाइप ही है एक तरीके से, और ये थोड़ा अलग है। इसमें थोड़ा हमें अलग अप्रोच से पढ़ना भी पड़ेगा। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यूजुअली जब हम ट्रेडिशनल टाइप के प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो टेंजेबल प्रॉपर्टी है, उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यदि घर है, यदि कोई बेच रहा है, या जमीन है, या पेड़ है, या फॉर दैट मैटर यानी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसमें आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें, तो इसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ यही प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी होते हैं जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसको आप फील नहीं कर सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं सच कि कहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी ही माना जाता है, क्योंकि चीजें बदल रही है, टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और तो ये भी चीज जो है एक प्रॉपर्टी का ही हिस्सा होता है। तो इसमें हम इसको एक अलग टॉपिक के दायरे में पढ़ते हैं, और इसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नाम से ही पता चलता है कि कुछ इस तरीके का प्रॉपर्टी है जो इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जस्ट वेट, कोई आया है, मुझे खोलना पड़ेगा गेट, जस्ट वेट। हाँ, तो मैं बता रहा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत ही संक्षेप में करेंगे, और इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा और उस पर आपको काम करना होगा, और जब आप काम करेंगे, जब आप उसके बारे में सर्च करेंगे, तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, आखिर क्या क्या आता है, और किस तरीके से इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, इसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी हम यहाँ से लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अनदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच डज नॉट इन्वॉल्व मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने इस चैप्टर के शुरुआत में यह बात किया था कि प्रॉपर्टी या तो मूवेबल होगा या इमूवेबल होगा। जब मूवेबल होगा तो उसमें हम सेल्स ऑफ गुड्स वाली बात करेंगे, एक्ट से रिलेट करेंगे उसको, और जब हम इमूवेबल होगा तो हम उसमें टीपीए लगाएंगे। ये इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये बात मेंशन करी गई थी। अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी हैं जो ना तो मूवेबल हैं, ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आते हैं, वो कुछ अलग ही तरीके के हैं, और उन तमाम तरीके के जो प्रॉपर्टी हैं उनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, जो एक मनुष्य के इंटेलेक्ट से बनाया गया है। कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्ट से बनाया गया है, जैसे यदि मैं ये क्लास ले रहा हूं, ये मेरा प्रॉपर्टी है, मैं इसे अपने ज्ञान से बना रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये इस पे किसका राइट होगा? ये जो राइट की हम बात करेंगे तो वो मेरा ही राइट होगा, क्योंकि मैं इसे बना रहा हूं, मैं इसे लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूं। आगे हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अनदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच डज नॉट इन्वॉल्व मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। एनी वर्क सच एज इन्वेंशन, आर्टिस्टिक वर्क और लिटरेरी वर्क, design, symbol, name, image, etc., created by the knowledge or intellectual capacity of a person is called intellectual property. Such intellectual property can be protected by the law. अब इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम यह सोचते गए कि मनुष्य अपने इंटेलेक्ट को यूज करके कुछ यदि क्रिएट कर रहा है, और उसको प्रोटेक्ट करने की आखिर जरूरत क्या है, आप में से कोई यदि जवाब देना चाहें तो आखिर ये क्यों जरूरत पड़ गया इन तमाम प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए? जब हम मूवेबल इमूवेबल की बात करते हैं तब समझ में आता है कि भैया ये इसका प्रॉपर्टी है तो ठीक है, ये दूसरा ले लेगा तो फिर ये कहाँ रहेगा? यदि घर है इसका तो घर यदि कोई दूसरा कैप्चर कर लेगा तो ये फिर कहाँ रहेगा? ये सारी बातें हम यहाँ इसको रिलेट कर सकते हैं। और जब हम प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो मैं साथ के साथ मैं ये भी बताऊं कि ये स्टार्टिंग में जो राइट टू प्रॉपर्टी था, स्टार्टिंग में जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो क्या था? वो एक फंडामेंटल राइट था, और आर्टिकल 19 में इसको लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके अलग जगह पे डाल दिया गया। आप में से पहला होमवर्क तो ये है कि आर्टिकल 19 में कहाँ पे ये था
और दूसरा होमवर्क ये है कि आर्टिकल 19 से हटा करके इसको कहाँ पे रखा गया है, और अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो कौन सा राइट है, इसके बारे में आप जरूर रिसर्च करेंगे। पहला चीज समझ में आ गया। तो आप में से यदि कोई जानते हैं तो आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। मैं ये कह रहा वो हूँ 19F में था सर, एक एक 19F में था एक एक और करके 300A में डाला गया सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लीगल राइट है सर लीगल राइट है, लीगल राइट है ये। सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लीगल राइट में 300A में। अच्छा सर ये लीगल राइट हो गया 300A में। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बारे में भी चर्चा हम जरूर करेंगे, कोई बात नहीं। बेसिकली अभी सिर्फ मैंने आपसे ये पूछा था कि यहाँ पे आपका जवाब ये आया कि ये पहले 19(1)(f होगा, यहाँ पे 19(1)(f होगा, 19(1)(f में था और ये बाद में इसको चेंज करके 300A में कर दिया गया है। आप इसको चेक करेंगे, जिनके पास जानकारी है वो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप दोबारा इसको चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि ये बात सही है या नहीं है। ये लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं इसके बारे में कभी और बात करूंगा। अभी यदि हम इस पे बात करना स्टार्ट कर दें तो हमारा लेक्चर छूट जाएगा। तो पहला तो आपका रिसर्च ये था कि एक मिनट रुक जाइए। पहला जो ये काम ये था आपका कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था, जिसके बारे में हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट में था, और फंडामेंटल राइट में 19(1)(f में था, और उसको बाद में चेंज करके 300A में डाल दिया गया। क्यों डाला गया, क्या रीजन था, क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में कभी और हम चर्चा करेंगे। आप अपने लेवल पे इसको रिसर्च करेंगे और कुछ ना कुछ फाइंड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब पूछिए क्वेश्चन क्या पूछना है। सर फिर आर्टिकल 31 में क्या था? क्या क्या? आर्टिकल 31 में होल्ड डाउन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल 31 भी पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 31 में भी कुछ इसी तरीके का राइट था, जिसमें हम लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड था। लैंड जब हम लिबरलाइजेशन की बात करने लगे, लैंड अकुमुलेटेड था कुछ लोगों के पास ही हमारे देश में, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बिल्कुल लैंडलेस थे, उनके पास ज़मीन ही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया कि इसको हम जो ज़मींदार हैं उनके हाथों से लेकर के गरीब लोगों में बांट देंगे, ताकि एक इक्वालिटी आए समाज में। ठीक है, और उसके बाद इसीलिए सबसे बड़ा जो अड़चन ये था कि यदि फंडामेंटल राइट ये होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप कैसे किसी का लैंड स्नैच कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे ले सकती है। और जब गवर्नमेंट लेने का प्रयास की तो वहाँ पे सारे लोग कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि दिस इज माय फंडामेंटल राइट, और सिंस दिस इज माय फंडामेंटल राइट नो वन हैज एनी राइट टू इन्फ्रिंज इट। और इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा डायरेक्ट खटखटा दिया। तो गवर्नमेंट प्रॉब्लम में आ गया कि ऐसा कैसे काम चलेगा, इसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ से सबसे पहले इन्होंने फंडामेंटल राइट को हटा करके उसको चेंज किया, और उसके बाद चीज़ें अलग तरीके से चली। कभी और हम चर्चा करेंगे इस पर, जब एडवांस क्लासेस की बात करेंगे, जब हम आर्टिकल वाइज आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम कर देंगे। एक संक्षेप में आपको एक ओवरव्यू बनाने के लिए मैं आपको ये बात बताया हूँ। आप अपने लेवल पे आर्टिकल 19, 300A और आर्टिकल 31 के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। 31 को भी आप एक बार देखिएगा, हालांकि 31 आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे देखिएगा, कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, आपके दिमाग में रहेगा। तो मैं जब बताऊंगा दोबारा तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो पैसेंस रखिए। ठीक है, तो ये एक रिसर्च का ये चीज़ है। एक टॉपिक तो आपका मिल गया कि इसको आप देखिएगा अच्छे से गूगल पे। और दूसरा ये है कि आप में से जो लोग मुझे बताना चाहते हैं, आप बताइए कि आखिर ये जो इंटेलेक्चुअल राइट की बात हम करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं, इसे प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है, इसे प्रोटेक्ट करने से क्या मिल रहा है, क्या आखिर क्या रीजन है कि इसे प्रोटेक्ट करने की बात हुई और इस पे तमाम लॉज बनाए गए, अलग अलग तरीके के लॉज बनाए गए। क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ, इसे प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत थी? सर हेलो। हाँ हाँ बताइए। सर मैं बोलूँ क्योंकि सर जैसा कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसलिए बनाया था, जैसे सर एप्पल कोई फोन बनाता है, तो एप्पल जैसा फोन कोई उसका जो iOS सॉफ्टवेयर है उसका कोई और यूज ना कर ले, कोई और बंदा सेम कंपनी ना कर ले, मोनोपोली क्रिएट करना सर। सर क्योंकि कोई भी अगर जैसे मैं राइटर हूँ, तो मैं अगर मैंने कुछ लिखा है, मान लीजिए गाना लिखा है, उस गाने से मैं अपना घर चलाऊंगा, उस गाने से मैं अपने पेट का जो खाना है वो कमाऊंगा। अगर वही
कोई और इंसान इस्तेमाल कर लेता है तो ये चीजें ना बढ़ जाएंगी, तो उससे मेरे जो जो मेरा एक साधन है कमाई का वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस वजह से इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे? हाँ सर, जैसे कि पेटेंट है सर, के साथ मेडिसिन का जो पेटेंट लेते हैं, कोई पर्टिकुलर किसी ने इन्वेंट किया उसको, जो है कोई नया ड्रग ले आ रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर कंपनी को, वो पर्टिकुलर जो आपके है मैन्युफैक्चरिंग वो करना चाह रहे हैं, तो उनको एक मतलब वैल्यू मिलनी चाहिए, उसको जो है एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि उनको जो है उन्होंने पेटेंट करा लिया, मतलब पर्टिकुलरली उस चीज को फिर कॉपी पेस्ट ना करे कोई और, तो उसको जो है उन्होंने क्या क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत जो पेटेंट आता है तो उसको रजिस्टर करा लेते हैं, तो उसमें सर उनको वैल्यू मिल रही है। और अगर कॉपी पेस्ट मतलब उसमें जो है डुप्लीकेसी का चांसेस सर नहीं हो सकता ना, तो कहीं ना कहीं जरूरी है। और किसी को कुछ और बोलना है तो सर बोल सकते ट्रेडमार्क सर मेरे को वगैरह ऐसा लगता है कि हर मोबाइल का अपना अपना अ, ट्रेडमार्क सर इसमें ना हैं। एक जो एक करके जैसे भाई, टाइम के साथ ना माइक्रोमैक्स का अलग सर होता टाइम है, के एक एक साथ एप्पल करके का अलग यार, होता है। क्या कर रहे हो? एक एक करके बोलो। अंजलि बताओ पहले। सर मैं कह रही थी जैसे ट्रेडमार्क वगैरह भी तो होता है, तो वो हर कंपनी का अलग अलग होता है। अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो माइक्रोमैक्स का अलग है, एप्पल का अलग है। अगर कोई ऐसे ही नॉर्मल कोई मोबाइल कंपनी है, अपनी कंपनी स्टार्ट की, और अगर उसे खुद में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो किसी और का ट्रेडमार्क यूज कर सकती है, अगर ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसा अगर कुछ नहीं होता, तो लोग उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये माइक्रोमैक्स का मोबाइल है, तो इसमें भाई जो उसका ट्रेडमार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ ये माइक्रोमैक्स कंपनी ने ही बनाया है। बट अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो इसके थ्रू अगर कोई अदर कंपनी यूज करती है उस ट्रेडमार्क को, तो उस पर एक तरह से एक्शन लिया जा सकता है। ठीक एक है, तरह से और ये ब्रांड का काम करता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या बोल रहे थे? दो लोग और थे, मैं हाँ नाम नहीं सर देख पाया। सर मैं मुझे बता रहा बताना था है। सर हाँ, टाइम एक एक करके, एक एक करके। हाँ, सर टाइम के साथ ना सर टाइम के साथ क्या हुआ, जो इंटेलेक्चुअल क्रिएशन थी इसने सर मॉनेटरी वैल्यू एक्वायर कर ली, और वो फिर सर एक डिस्प्यूट का मैटर बन गया, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो लॉ है वो लाया गया है सर। और कोई सर से मेरे एक? को भी ऐसे ही कुछ बताना था। हाँ, ठीक है, मेरे ठीक को है। ये बताना था सर, जो भी ये इस तरीके की चीजें जैसे ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, कॉपीराइट्स हैं, तो ये एक तरीके के एसेट हैं। अब क्योंकि ये एसेट है तो इनको सिक्योर करना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स की, तो वो सिक्योर करते हैं हम इसलिए क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी किसकी है ये डिटरमाइन करना है। अगर मेरा कोई प्रॉपर्टी है उससे मेरे को रेंट आ रहा है, तो ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि ओनरशिप किसकी है। ऐसे ही जैसे आपने आपके लेक्चर का एग्जांपल दिया था, आप यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो उसको डिटरमाइन करना कि उसकी क्रेडिबिलिटी किसकी होगी ये जरूरी है, और इसके लिए हमें सर्टेन लॉज की जरूरत है, इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हमें चाहिए। देखिए, आप में से जितने लोग जो भी आंसर दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। इसको मैं एक समराइज में बताता हूँ। आप में से सारे लोगों ने मोर और लेस ठीक ही जवाब दिया है, लेकिन इसको समराइज करके मैं एक फाइनल कंक्लूजन या आर्गुमेंट कहें तो वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, ताकि एक होलिस्टिक व्यू आपके पास रहे। बेसिकली जब हम बात करते हैं किसी राइट की, तो उस राइट को इंजॉयमेंट करने का जो है इनके पास ये होना चाहिए, इंजॉयमेंट का एलिनेट करने का। यदि मान के चलिए कि आप कुछ लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, या फिर आप कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं और आप घंटों लैब में बिता करके कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं। अभी कोरोना का काल चल रहा है, इसमें मेडिसिन का इन्वेंशन की बात हो रही है कि ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, रसिया बना लिया, इंडिया बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। तो क्या लगता है आपको, ये ऐसे बैठे बैठे बना लेते हैं? नहीं। इनके जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो लगातार काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत इसमें छुपा हुआ है, और मेहनत करने के बाद ही ये क्या करते हैं, कुछ नया चीज इन्वेंट करने का प्रयास करते हैं। या फिर इसको छोड़ दीजिए, यदि हम बात करते हैं कोई राइटर का कोई बुक लिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो बुक वैसे नहीं लिख लिया। यदि कोई बुक लिखा है अपने लाइफ एक्सपीरियंस पे, ऑब्वियस सी बात है वो इसको एक्सपीरियंस किया है, उसका पूरा जिंदगी का एक तजुर्बा है उस पार्टिकुलर बुक में, और उस पार्टिकुलर बुक को लिखने में उन्होंने काफी मेहनत करा है। और उस मेहनत को यदि उसको ये पता चल जाए कि इस मेहनत का कोई कदर नहीं है, या फिर जो अभी दवाई जो बना रहे हैं, जो आप ये
कोरोना का ये जो बोल रहा है कि वैक्सीन बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यदि इनको ये पता लग जाए कि मेरे द्वारा किया गया काम का कोई मूल्य नहीं है, कोई इसको अप्रिशिएट नहीं करने वाला, तो सबसे पहला काम ये होगा, सबसे पहला एक डिससेटिस्फेक्शन आएगा ह्यूमन के अंदर कि क्या फायदा, मतलब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं और उसके बावजूद भी इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला। और जब नहीं मिलने वाला है तो ये लॉन्ग पीरियड में यदि हम बात करें, एक मोमेंट्री पीरियड में कुछ चीजें अलग हो सकती है, लेकिन यदि हम एक लॉन्ग पीरियड की बात करें तो इसमें एक डीमोटिवेशन फैक्टर आएगा उस व्यक्ति के अंदर, और उसको लगेगा कि अब जो है क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं बनाते हैं इसको, रहने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, जब कोई रिकॉग्निशन करने वाला नहीं है, जब कोई मुझे अप्रिसिएट करने वाला नहीं है, तो फिर क्यों बनाएं इसको, जब कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं आने वाला है तो क्यों बनाएं। और इसलिए क्या होगा कि एक लॉन्ग टर्म में ये चीजें रुक जाएगी, ये चीजें लोग नहीं इसमें अपना मेहनत करेंगे और नहीं आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके से यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें, यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको बात करें, अलग अलग देश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो भारत में ये है कि जब आप पढ़ेंगे संविधान तो उसमें आपको होगा कि स्टेट का ये जो काम है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे। और यदि आप इस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, यदि इंटेलेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इंटेलेक्ट के क्रिएशंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्पर कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा, लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे। क्यों इन्वेंट करना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब उनको कुछ फायदा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब चीज को देखते हुए आप में से जो भी आंसर दिया सारा कुछ सही है, और यही कारण है कि इसको रिकॉग्निशन मिला। और यहाँ पे अभी 1-2 साल पहले की बात है, यही लॉ फैकल्टी में एक सेमिनार हुआ था जिसमें इस तरीके की बातें हुई थी कि जो आप गाना चलाते हैं, आप जो गाना चलाते हैं ना मोबाइल पे, वो भी किसी के द्वारा बनाया गया है। अभी तो आप फ्री में एक्सेस कर लेते हैं यूट्यूब से, इधर से उधर से, लेकिन कायदे से उसके लिए भी आपको पैसा देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो किसी का क्रिएशन है। आप ऐसे कैसे किसको आप यूज कर सकते हैं अनलेस वो आपको वो कर दे। हालांकि उस लेवल पे अभी चीजें नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कहीं बार है या फिर आप यदि जाओ डिस्को वगैरह में, तो वहां यदि गाना जो चलाया जाता है तो उसे रेवेन्यू दिया जाता है, उसको बोलते हैं आपको कुछ एक अलग टर्म है, उसको पैसा रॉयल्टी दिया जाता है उसके जो क्रिएटर्स हैं उसको, ठीक है। वो चीजें हैं, तो आपको इस तरीके से समझिए, क्योंकि कोई गाना यदि बना रहा है तो ऑब्वियसली वो मेहनत किया उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे की गई है, ताकि मोटिवेशन बना रहे। और जब मेहनत कोई करता है किसी भी चीज को लेकर के, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने जो बताया कि उससे रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। और यदि कोई वैसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है, किसी का कॉपी करके वो कर ले, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो व्यक्ति है पहला तो डिमोटिवेट हो जाएगा, और दूसरे जो बड़े बड़े पावर हाउस हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो किसी का भी कुछ भी ले करके आप जो है वो कर देंगे। अभी कोरोनिल की बात हमने की, अभी कोरोना में बाबा रामदेव ने कोरोनिल निकाल दिया। कोई दूसरा एक कंपनी है, वो बोला जी कोरोनिल तो हम कई सालों से बना रहे हैं और ये मेरा चीज को आपने यूज कर दिया, ऐसे कैसे यूज कर दिया। अभी कैसे इसमें आपने देखा होगा डिस्प्यूट्स हो गए थे। तो ये सारी डिस्प्यूट्स होते हैं अभी, टैग वैल्यू और ये जो ट्रेडमार्क और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अभी इसमें रैम्पेंट मिसयूज हो रहा है। कई लोग जानबूझ करके करते हैं, लेकिन भारत में भी इसमें काफी बढ़िया लॉ बन गया है और अब चीजें इस तरीके से नहीं चल रही हैं जैसे पहले चला करते थे कि ठीक है किसी का कोई यूज कर दिया कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर में जब ये कोर्स कर रहा था, उसमें मैंने बस 1 या 2 मिनट का एक क्लिप मैंने आपको समझाने के लिए, प्ली ऑफ अलवाई जब एविडेंस लॉ पढ़ा रहा था, तो प्ली ऑफ अलवाई को समझाने के लिए एक मूवी का बस 2 मिनट का मुश्किल से होगा, उस सीन को मैंने आपको दिखाया था कि देखिए ये होता है प्ली ऑफ अलवाई। और उसके बाद जब मैंने अपलोड किया उसको यूट्यूब पे, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, और आना भी चाहिए। और उसमें मैंने वो बताया कि आपने ये वाला यूज किया है इसलिए हो गया। मैंने यहाँ तक कि लॉ की जानकारी के बाद भी उसको इग्नोर कर दिया था, तो आम व्यक्ति का तो छोड़ ही दीजिए। तो इस लेवल का चीज है और ये होना ही चाहिए। तो हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे कि क्या है आखिर ये। अब जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, हाँ बताइए सर। उसके बाद जो कॉपीराइट का जो इशू आया था, उस पे फिर केस वगैरह होता है क्या? केस वगैरह बना था जो आपने प्ली ऑफ एलिबाई के वो किया?
हाँ, उसमें एक्चुअली यूट्यूब का अपना अलग से पॉलिसी है, बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, और इसमें यूट्यूब मुझे एक नोटिस भेजा और वहाँ से कहा कि आपका चैनल पे स्ट्राइक आया है, आप यदि चाहते हैं कि रिमूव इसको करें तो आप एक कम्पिटेंट अथॉरिटी से, आप कोर्ट से आप ये यदि आप डॉक्यूमेंट मुझे ला करके दे दें तो उस सिचुएशन में मैं कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दूंगा। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी मैंने गलती किया है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो को हम टेक डाउन कर लेते हैं, वीडियो को मैं हटा देता हूँ, मैंने गलती की है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने वीडियो को हटा दिया, उसके बाद बोला कि ठीक है आप वीडियो को हटा दीजिए या नहीं हटाइए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 मंथ्स तक, 3 मंथ तक आपको स्ट्राइक आपके चैनल पे रहेगा ही रहेगा। मतलब ये हुआ कि यदि आप 3 स्ट्राइक इस तरीके का आ जाता है आपके चैनल पे तो क्या हो जाता है, चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो एक पहला स्ट्राइक था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी गलती हुआ है हमसे, आप चाहें तो वीडियो को टेक डाउन कर दें या फिर मैं दोबारा इसको कट करके मैं वो कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर लीजिए ऐसा, और लेकिन स्ट्राइक आपको 3 मंथ तक के लिए रहेगा। मैंने एग्री कर दिया, बोले कोई बात नहीं 3 महीने तक रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, 3 महीने बाद अपने आप वो खत्म हो गया। तो ये चीज़ है। और यदि मैं नहीं करता कि नहीं जो करना आप कर लो तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे केस करना पड़ता और उसके बाद फिर कंपिटेंट अथॉरिटी का उनको भेजना पड़ता डॉक्यूमेंट, और उसके बाद ही कॉपीराइट स्ट्राइक वो हटा पाते। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो फिर भी सर यूट्यूब, फिर वो कॉपीराइट, जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो यूट्यूब की तरफ से आती है या फिर किसी चैनल के थ्रू जिसपे नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं नहीं, कंटेंट यूज किया? जिनका कंटेंट मैंने यूज करा था ना वही यूट्यूब खुद से नहीं दे सकता ना, यूट्यूब नहीं देता, यूट्यूब का थोड़ी ना क्रिएशन है वो जो यूट्यूब देगा। अरे वही बात देखिए, आप फिर से यहाँ पे जो एक टेक्निकल पॉइंट आपने रेज किया है कि जिसके पास राइट है, जिसका वो राइट है वही तो उसको स्ट्राइक दे सकता है। यूट्यूब का राइट नहीं है किसी भी चीज पे, जिसका कंटेंट मैंने यूज करा था उसका राइट था ना, उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ, यूट्यूब का कहाँ से राइट आ गया। यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने जिस पार्टिकुलर मूवी का जो जो सीन था उसको मैंने यूज किया था, वो मूवी वाले ने मुझे स्ट्राइक दिया। ये चीज है, यूट्यूब नहीं दे सकता स्ट्राइक। यूट्यूब एक मीडिएटर का काम करता है कि हाँ चूंकि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं और मुझे बताया गया है कि आपने उसका जो कॉपीराइट जो राइट है उसको आपने इन्फ्रिंज किया है, तो क्या आप मानते हैं। तो मैंने बोला हाँ जी मानते हैं, मैंने इन्फ्रिंज कर दिया है। ठीक है, तो आगे बताइए क्या करना है। तो आगे है कि आप दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप केस करके ये बता दीजिए कि ये गलत किया है, या फिर आप जो है इसको 3 मंथ्स के लिए वीडियो को हटाइए और 3 मंथ्स के लिए ये चीज आपके चैनल पे रहेगा। तो कोई बात नहीं, ठीक है 3 महीने के लिए रख लीजिए, और बाकी तो वो हट गया, 3 महीने बाद वो अपने आप हट गया। आप सर तो मुझे मूवी वालों को, हाँ हाँ, मूवी वालों को इतनी जल्दी कैसे नोटिस कर लिया सर उन्होंने? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि मैं यदि कोई ऐसा वीडियो बनाता हूं जिसमें रेप शब्द का वर्ड का यूज हो, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल वायलेंस इस तरीके के का वर्ड मैंने सिर्फ बोल दिया है यहाँ पे, जैसे अभी मैंने बोल दिया ना, यदि ये मैं रिपीट कर जी देता हूँ 3-4 बार और, तो हो सकता है कि इस वीडियो को वो यदि हम मोनेटाइज करने का प्रयास करें तो वो बोलेंगे नहीं ये इसको हम नहीं कर सकते मोनेटाइज। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसमें यूज किया है, आपने कुछ ऐसा चीज यूज किया है जो कि हम अप्रूव नहीं करते हैं। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हाई है गूगल का, और ये सब यूट्यूब का, ये सब बहुत ही ताकतवर प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे आप सिर्फ बोल भी देंगे तो फिर वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर लेगा, वो सब समझ में आ जाता है उसको, तो वहां से वो पता कर लेता है। तो इसमें जी सर, जी शायद उसका, वो प्राइवेट वीडियो भी थी, शायद हाँ प्राइवेट कर रखा था ना शराब में। प्राइवेट कर रखा था, तो प्राइवेट वाले में कोई इशू नहीं है, मैं बहुत सारे वीडियोस को प्राइवेट कर देता हूँ, और बहुत सारा मतलब जितना मेरे चैनल पे वीडियो है उससे ज़्यादा प्राइवेट होगा अभी, और वो आपको पता शायद नहीं चल पाएगा। और यदि आप कुछ भी बोलते हैं ऐसा रिपीट कर देते हैं उसको, तो वो पकड़ लेता है कि हाँ इस वीडियो में कुछ ऐसा है, तो उसको फिर अलग तरीके से वो ट्रीट करता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो वो कर लेगा, वो अब मैनुअली नहीं होता, सब कुछ अपने आप हो जाता है, अपने आप सब कुछ हो जाता है, ये चीज है। इस तरीके से ये करते हैं। तो बेसिकली जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसको ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट, डिजाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, 1 2 3 4 5 5 टर्म में, इसको 5 अलग अलग लॉ है। ये ट्रेडमार्क का अलग से एक्ट है, पेटेंट का अलग से एक्ट है, कॉपीराइट का अलग से एक्ट है, डिजाइन का अलग से एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का भी अलग से एक्ट है। बिल्कुल अलग अलग सब एक्ट है, एक में नहीं है, सारा कुछ बिल्कुल सेपरेट है। और जब आप लॉ पढ़ेंगे तो आईपीआर नाम से
पेपर होगा। और लॉ फैकल्टी में इसको 2 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। यदि आपको इंटरेस्ट होगा इसमें, हालांकि ये ऑप्शनल पेपर है, यदि आपको इंटरेस्ट होगा आईपीआर में काम करने का तो आप चाहें तो आईपीआर का पेपर ले सकते हैं। 2 सेमेस्टर आपको पूरा आईपीआर पढ़ना पड़ेगा। ये आसान लग रहा है आपको कि चलो 5 ही ऐड है, ये आराम से हो जाएगा, लेकिन ये आसान नहीं होता है, बहुत टेक्निकल है। अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग तरीके के केसेस हैं, और आजकल केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आजकल जानबूझ करके भी इन्फ्रिंजमेंट करने का प्रयास हो रहा है। और यदि यूएस वगैरह की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी पेनाल्टी लगाया जाता है इस चीज़ पे। हमारे यहाँ फिर भी अभी उस तरीके से पेनाल्टी नहीं लगाया जाता जैसा कि यूएस वगैरह में है। वहाँ बहुत हैवी पेनाल्टी लगता है यदि आप इन्फ्रिंजमेंट करते हैं। और इंडिया भी आजकल लॉ बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है ये सारी चीज़ों का। तो इसको हम बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही समराइज वे में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, डिजाइन का मतलब क्या होता है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, और क्वेश्चन इस पे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये चीज हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक वास्ट चैप्टर है, इसको आप नहीं पढ़ सकते, इसको मतलब कवर करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा बात है। तो उतना ही हमें पढ़ना है जितना में हम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसको हम कर पाएंगे। तो अभी नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम फिर से जुड़ेंगे। यदि किसी को सवाल है तो 1 मिनट है आपके पास, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन है? सर कॉपीराइट क्लेम जब लगता है ना जब जैसे कोई वीडियो किसी ने पहले डाली है तो अब वो उसका कॉपीराइट हो गया है। तो सर अगर ऐसा हो कि सिर्फ आपको कंटेंट मिल जाए पर उसने ना वीडियो नहीं डाली, आपको उससे पहले उसका कंटेंट मिल जाए और आप उसको पोस्ट कर दो, तो सर तब भी कॉपीराइट क्लेम लग सकता है क्या सर? मतलब ये हुआ कि आप बोल रही हैं कि पहले डालेगा उसका कॉपीराइट हो, मतलब उसका राइट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करा और आपको कहीं से हाथ लग गया और आपने अपने चैनल पे डाल दिया, तो क्या आपका हो जाएगा ये राइट? नो सर।